न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम. नमस्कार, मी इम्रान शेख. न्यूज इंडिया 27मध्ये आपले स्वागत. आज आमच्यासोबत आहे नायक दीपचंदजी. कारगिल युद्धात यांनी सहभाग घेतला होता. आज जाणून घेऊया की कारगिल युद्धात काय परिस्थिती होती, काय आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया या विषयावर. नमस्कार. जय हिंद सर. सर, कारगिल युद्ध जो हुआ था, तो ये खबर आपको कैसे मिली थी, जब आप कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? सर, कारगिल युद्ध से पहले हम ऑपरेशन रक्षक में थे जी. तो मेरी बटालियन सबसे पहले मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल. जी. मैं रहने वाला हिसार हरियाणा, जहाँ जन्म हुआ था. कर्म भूमि मेरी नासिक महाराष्ट्र. तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन रक्षक, जहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, वहाँ पर हमारी उड़ी सेक्टर के अंदर जी. जो हमारा एरिया आता था, तो पट्टन एक जगह थी, उसके अंदर हम लोग डिप्लॉयड थे और वहाँ पर आतंकवादियों से हम लोग रूबरू होते थे, मतलब. तो वहाँ पर हमारी पोस्टिंग थी. इन्फेंट्री का रोल हम किया हुआ था, तोहफें हमारी जमा थी और AK-47 वगैरह हमारे पास थी. तो वहाँ से जो नीचे जब ये घटना हो रही थी कारगिल की, तो पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये नॉर्मल एक दहशतगर्दी है, चुटमुट चल रहा था ना, फायरिंग जैसे LOC पर चलती रहती है. जी. मगर जब नीचे से सेना को बुला रहे थे तो वो थोड़ा डिले हो रही थी. अच्छा. तो हमें इमीडिएटली वहाँ से मूव टू कारगिल का ऑर्डर मिला. उड़ी सेक्टर में थे हम लोग. पटन, निहालपुरा, तंगमार्ग, ये हमारा एरिया था, मतलब जीरन, सागरी, भटपुरा. अच्छा. तो वहीं से हम लोगों को मूव टू कारगिल, हमें 48 आवर्स का टाइम मिला था कारगिल के लिए. जी. मगर ये हमारी बटालियन के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत सुनहरा मौका था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम भर्ती हुए थे वो युद्ध लड़ने का मौका हर सैनिक को मिलता नहीं है. और मेरी बटालियन को ये मौका मिला था और उसके अंदर हम लोगों के अंदर इतना जोश था कि इस मौके को हाथ से जाए ना जाने दे. और हमने 24 घंटे के अंदर ही हमारी तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया था. अच्छा सर, सुना है आपने 3 युद्धों में भाग लिया है, तो वो कौन कौन से युद्ध थे और कैसे ये आपने ये किया है, युद्ध में भाग लिया? सबसे पहला तो ये ऑपरेशन ये रक्षक था, जहाँ से हम लोग आतंकवादियों के साथ में रह रहे थे. वहाँ पर भी मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और हमारी बटालियन वहाँ पर टुकड़ों में बैटरी वाइज बटी हुई थी. तो हमारा काम यही था कि भाई जो भी वहाँ की आवाम है वो दहशतगर्दों से उनकी सहायता करनी है. तो वहाँ पर हम लोग रहे और 7 से 8 आतंकवादियों को हमने मौत के घाट उतारा. और हमारे जो एक अवतार सिंह सर थे, एक मुठभेड़ के अंदर वो शहीद हो गए. एक हमारे पास ID फट गया था, जिसमें हमारे एक ऑफिसर संजय गोस्वामी साहब, आज भी उनको आंखों से दिखता नहीं है. तो काफ़ी ऐसे हादसे हुए हैं हमारे साथ में. और वहीं से हमें सेकंड जो हमारा था, जो पराक्रम ऑपरेशन विजय कारगिल, जिसको हम कारगिल के नाम से जानते हो, वो हमें लड़ने का मौका मिला. तो जैसे मैंने बताया कि ट्रोलिंग पर पहले लड़ाई लड़की थी, क्योंकि जब वो मेजर कालिया सर थे, उनकी डेड बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारा आर्टलरी का स्पॉटिंग नहीं था. अच्छा. तो जैसे ही हमने अपनी 120 मोटर M50 को जैसे तो लगा दिया ट्रोलिंग के ऊपर और फायरिंग स्पॉट दिया, जिसमें हमने 18 ग्रेनेडियर, 2 राज राइफल, 13 जैग राइफल, क्या बोलते हैं GR 130, काफ़ी रेजिमेंटों को हमने बहुत फायरिंग स्पॉटिंग दिया. सबसे ज़्यादा हमने 2 राज राइफल और 18 ग्रेनेडियर को बहुत फायरिंग स्पॉटिंग दिया. ट्रोलिंग पे हमारी बटालियन के लिए किस्मत की ये बात थी कि जैसे हमने तोहफे लगाई, सभी जो तोप थी वो फायर कर रही थी, लेकिन घोड़ा कभी किसी का इधर गिरा था, कभी उसका गिरा था. तो मैं चार्ली 2 के ऊपर था, तो पहला ही राउंड हमारा तोप से निकला और वो पहला राउंड ही दुश्मन की पोस्ट पर हिटिंग हो गया. अच्छा. तो ये मेरी गन के लिए, इंडिविजुअल के लिए और मेरी बटालियन के लिए ये बहुत गर्व की बात थी. वही डाटा जितनी भी आर्टिलरी की वहाँ लगी हुई थी, उनको डाटा वो पास किया गया. अच्छा. तो हमने जो हमारे अम्युनिशन लेके आते थे, सूबेदार भंवर सिंह साहब थे, तो हम उनको यही बोलते थे. ट्रोलिंग के ऊपर ही हमने उनको वर्डिंग बोला था कि साहब, हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन की कोई वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी. हम नॉर्मल ड्रेस थी वहाँ पर. सिर्फ हम मैक्सिमम जो आर्मी थी वो अंडर 25 ईयर्स युवा थे, मतलब. तो एक देश के अंदर ऐसी विपदा आन पड़ी है, तो जोश था एक, मतलब. तो हम लोगों को आज तो आपके माध्यम से पता चलता है कि ये टाइगर हिल है, ये ट्रोलिंग है, ये .5100 4875 है, लेकिन उस टाइम हमें कुछ पता नहीं था. उस टाइम तो हमें अपना जो बाइनोकुलर से दिखा दिया जाता है, ये टारगेट, ये पहाड़ी है आपकी और इसको आपने ध्वस्त करना है, क्योंकि हमारे लिए तो उस टाइम एक पहाड़ी थी. आज पता चलता है कि नहीं यार, ये वो ये थी. तो हमने स्टार्टिंग ट्रोलिंग से शुरू किया था. ट्रोलिंग में जो हमारे अम्युनिशन लेके आते थे, भंवर सिंह साहब, वो शहीद हो गए थे, हमारा साथ छोड़ के चले गए थे.
और वहाँ पर जितना भी युद्ध होता था रात के टाइम युद्ध होता था। जी। जितनी भी हमने लड़ाई लड़ी रात के टाइम लड़ी है। वहाँ पर कोई बंकर नहीं थे, नॉर्मल हमारे ड्रेस होती थी। जी। यहाँ तक कि इंडिविजुअल उधर माइनस टेम्परेचर था। वर्ल्ड का सबसे ठंडा इलाका है गुमरी का। जी। और नॉर्मल ड्रेस होती थी, जैसे अब नॉर्मल ये कोट पहन के रखते जी, हैं, ऐसी ही ड्रेस होती थी हमारे पास। नॉर्मल जूते थे, क्योंकि हम लोगों को आजकल तो स्पेशल क्लोथिंग आ गया, लेकिन कारगिल युद्ध के अंदर स्पेशल क्लोथिंग नहीं थी। अच्छा। हमारा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं था। रोटी कपड़े मकान पर कोई ध्यान नहीं था। हमारा अमनीशन के ऊपर ध्यान था और दुश्मन के ऊपर ध्यान था। बिल्कुल। तो वो चीज़ें तलोलिंग से शुरू किया। तलोलिंग से शुरू करने के बाद में मास्को घाटी, .4100, 4875, ऐसी छोटी छोटी पोस्टें करते करते हम लोगों ने फिर लास्ट में टाइगर हिल के ऊपर भी जी। फायरिंग सपोर्ट किया। टाइगर हिल की मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि कारगिल का युद्ध ना 2 महीने तक चला था, तो बहुत बड़ा है। मैं आपको शॉर्टकट में आपको हाँ। कारगिल का सारांश बताता हूँ कि जो कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, दुश्मन का इरादा यही था कि जो अपना सोनामार्ग से लेकर के लेह लद्दाख के लिए जो रोड जाता है, जी। उस रोड को अगर हम कैप्चर कर लेते, जैसे पहले कंधार के अंदर उन लोगों ने अपनी काबुल मनमानी कंधार करवाई में। थी, काबुल और कंधार में, जी, तो जी। वैसे उनका इरादा था कि भाई इसको भी करके हम कोई चीज़ें हम लोग मनमानी कर लेंगे। मगर वो हमारी इंडियन आर्मी ने वो चीज़ें, उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी नहीं होने दिया। तो ये एक मेन मुद्दा था। और आपको पता है इंडिया के माध्यम से कि भाई चौराहा जो एक वहाँ पर चरवाहा था, जी। उसके माध्यम से हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली बिल्कुल, थी। बिल्कुल। आज भी उस चरवाहे को हम एक सैनिक के तौर पर देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वर्दी हमें बाद में मिलती है। सबसे पहले हम इस देश के इस मातृभूमि के एक जी। नागरिक हैं, तो सबका कर्तव्य बनता है इस मातृभूमि की रक्षा करना। तो उन्होंने अपना बखूबी वो वचन निभाया चरवाहे ने, और उस मातृभूमि के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है सबसे पहले तो। उसके बाद में फिर हम लोग जब मेरे बड्डी बनते हैं हमारे, जी। मेरा दोस्त था मुकेश कुमार, तो हम दोनों आदमी बातें करते थे कि भाई दोनों में से अगर कोई भी चला जाएगा, अगर आप शहीद हो गए जी। तो मैं आपके बीवी बच्चों से मिल के आऊँगा, अगर मैं शहीद हो जाए तो आप अपने मेरे घर पर जाना, अपने बीवी मेरी। तो क्योंकि 99 का शताब्दी चल रही थी, नई शताब्दी आने वाली थी 2000, तो कोई पता नहीं था कि नई शताब्दी कौन देखेगा, क्योंकि मई जून का महीना चल रहा था। 3-4 महीने बाद नई शताब्दी का उदय हो रहा था, लेकिन हम यही सोचते देखेंगे नई शताब्दी कौन देखेगा। और ये युद्ध में, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन ऐसी होती थी कि शाम को जो इन्फेंट्री हमारे पास जाती थी, आज 20 जवान गए हैं, तो 20 में से क्या पता 18 की पार्थिव शरीर नीचे आता था। आते ही नहीं थे, मतलब पार्थिव शरीर आते थे उनकी। जब डेड बॉडी आती तो बड़ा एकदम दिन में ये लगता था कि यार कब अपना भी नंबर आ जाएगा। मगर हमारे अंदर ये डर नहीं था, जी। आएगा कोई बात नहीं, हम जिएंगे और मरेंगे अब तन तेरे। खुशी होने की, शहीद होने की बिल्कुल बिल्कुल, कोई चीज़ का शहीद ध्यान होने में की नहीं आता खुशी था। थी, मैं देश आपको के बता लिए रहा हूँ शहीद होने की कि खुशी। लड़ाई के अंदर ऐसी चीज़ें कभी भी परिवार, ये वो यार दोस्ती कुछ भी ध्यान नहीं आता था। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद था कि दुश्मन को किसी तरह अपने एरिया से भगाना है। भगाना है। हमें ये पता था दुश्मन चोटी पर बैठा था, और हमें ये पता था और हमें पहले बताया भी गया था कि दुश्मन के 10 जवान अगर मरेंगे तो अपना, मतलब अपने 10 जवान अगर शहीद होंगे तो दुश्मन का 1 होगा, जी। क्योंकि वो मजबूत स्थिति में बैठा हुआ था। अच्छा, वो ऊपर थे और बिल्कुल, आप हम लोग लोग नीचे थे, हमारी वो इसीलिए पूरी आप लोग- एक्टिविटी जी, देखता रहता था जी। वो कि क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो तो हमें तो उधर जगह से अनजान थे एक तो, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक वहाँ ठंडा एरिया है और इधर से नॉर्मल गए हैं। जोश के अंदर हमारे अंदर कमी नहीं थी। ये युद्ध जो जीता है ना, जी। ये सिर्फ खाली जोश के कारण ज़्यादा जीता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, वो बोलते ना कि चाहे कितनी बार भी गिरे मगर फिर उठे हैं, फिर चढ़े हैं हमारे सैनिक, और झंडा लहराया है मतलब। तो ये जो लास्ट की जो लड़ाई थी, हम लोग जीत करके जब धीरे धीरे पोस्टों पर कब्जा करते करते जब हम टाइगर हिल के ऊपर पहुँचे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैक्सिमम लड़ाइयाँ रात को लड़ी। तो हमने क्या किया, चलते गए और नाले पे ऐसे टाइगर हिल के ऊपर दुश्मन बैठा और यहाँ जाके तोपे लगा दी, और वो भी देख रहे थे कि आ जाओ भाई आ जाओ। और हमारे अंदर ये जोश था, चलो यार एक रह गई है, जब इतना कुछ जीत लिया है। और हमने क्या सोचा कि रात को हर बार करते एक बार दिन में एक फायर कर देते थे। तो हमने एक गोला दिन में जैसे फायर किया, अब वो हमारे को देख रहा था, उनकी पुंठी के अंदर आ चुके थे हम लोग, क्योंकि वो नाला था और उस नाले के अंदर आ चुके थे। हम ना इधर भाग सकते ना इधर भाग सकते, और तोहफे इतना चढ़ाना, हमारे पास उधर खच्चर खुच्चर कोई मिलता नहीं था। तो एक इतनी भारी भरकम तोप पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाना है। नॉर्मल जूते आधे बार फटे हुए थे बहुत सैनिकों के बेचारों ने, क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि जूते कोई बांध सकता था, किसी तरह भी अपना काम चला रहे थे मतलब। लेकिन मैं बता रहा ना आपको, हालत कैसी भी हो लेकिन जोश था मतलब। तो वहाँ पर जैसे हमने पहला राउंड फायर किया, इधर से धड़ाधड़ सैकड़ों राउंड ये शुरू हो गए मतलब। तो वहाँ पर कोई मौका नहीं था हमें। अच्छा। तो जिसको जो मौका मिला नीचे से ऑर्डर आ गया, जैसे आप वायरलेस सेट पे है कि भैया जिसको जहाँ छुपना छुप जाओ। तो वहाँ कोई बंकर नहीं थे, ओके। और भगदड़ मच गई। अच्छा।
हमारे पीछे नीचे हम पहाड़ी से देख रहे हैं, पीछे हमारे जो राशन रहता है, मैक्सिमम दुश्मन का राशन और अम्युनिशन जल्दी बर्बाद करता जी। है, ताकि और हमेशा हम भी यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन का अम्युनिशन और राशन बर्बाद हो जाए, जिससे कि सेना को सहायता ना पहुंचे। तो उनका भी वही टारगेट रहता है। तो बिल्कुल। पीछे जो इतना हमारा राशन था, हमारे पतीले पतुले ऐसे हवा में दिख रहे हैं हमारे को, मतलब अच्छा। पीछे हमारा टैटू कंपनी थी, बड़ा बुरा हाँ। हाल। तो इतना गोलाबारी में, इतनी भयंकर गोलाबारी हो रही है, ये आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम ताबड़तोड़ हो रही थी। जी जी। तो नीचे से मैसेज आ चुका है, जहाँ जिसको छुपना छुप जाओ। अच्छा। अभी छुपे कहाँ पर, वहाँ पर कोई नहीं था। तो सब आदमी भाग गए, और मेरा दोस्त मुकेश कुमार और मैं तोप के ऊपर बैठे हुए हैं जी। नीचे से। और मैंने दोस्त को बोला चलें, तो मुकेश कुमार सर बोले कि नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला 2 आदमी करेंगे क्या, तो लड़ेंगे लास्ट तक। तो मैंने फिर कुछ सेकंड बाद बोला, क्योंकि देखो सरेआम एक बेवकूफ़ वाली बात है, बम पड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि नहीं, लड़ेंगे किससे, दुश्मन तो छिपा हुआ है ना। जी। तो फिर उसने बोला कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप जाइए। अच्छा। तो दोस्ती पक्की थी, मैं भी चुपचाप बैठ गया। मैंने बोला मरेंगे जिएंगे साथ में, जब कसमें खाई है तो साथ में ही है। तो मैं बैठ गया। चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला कि नहीं चलो। हाँ। इतना बोलना था। और वो AK-47 जो हमारे पास थी वो हमारी तोप पर रखी थी। उन्होंने बोला आप चलो, मैं तोप AK-47 लेके आता हूँ। वो उधर भागा और मैं इधर भागा। मतलब ये बातें धीरे हो रही, लेकिन उन्होंने जैसे मुंह का ऑर्डर भागो तो भाग लिए। और हम भी एक, जहाँ पर हमारे बाकी बंदे छुपे हुए थे, जी। एक छोटे से गड्ढे में ऐसे एक के ऊपर एक गर्दन हमने वहाँ घुसाड़ दिया, अच्छा। और गोलाबारी हो रही है। तो 5-10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हो गई, जी। शांत हो गया। और ये दिन की बात थी, तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास थी बात। अच्छा। फायरिंग बंद होने के बाद जब हम उस गड्ढे से निकले, वहाँ पर हमारे पंडित जी कुमोती साहब बोले थे भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो, भी किसका भी नाम लो, जो होगा तो ऊपर वाला परवरदिगार है। बिल्कुल। तो फिर जैसे ही हम लोग देखे तो हमने हैरान हो गए कि छोटे से गड्ढे में, आज भी ये चंबा मानते हैं कि 90 आदमी हम लोग कैसे आ गए। एक छोटे से अच्छा। गड्ढे के अंदर 90 आदमी थे, और एक के ऊपर एक, नहीं तो बंदा दब से मर भी जी, जाता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ। और 90 आदमी जब उसके अंदर से निकले तो एकदम देखा, यार इस छोटे गड्ढे में कैसे आ गए। तो भाई पता करो, भाई जाओ, भाई किसी का जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, पता करते हैं हर बार फायरिंग के बाद में। तो हम लोग चलने लगे। हमारे सामने हमारे सीनियर जो मुकेश सर की तोप पर थे, चार्ली 1 के ऊपर, तो राणा सर थे। जी। तो हम ऐसे चलने लगे, आधी पार्टी उधर चलने लगी, जिस जिसको जहाँ जहाँ तोपें थी। तो हम चलते चलते चलने लगे, तो ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए, बड़े अच्छा। बड़े। हाँ हाँ। तो हमने तो नए थे, हम तो आदमी इतने जूनियर तो थे। इंसानी मांस था। नहीं, हमें नहीं पता तो उस टाइम इंसानी मांस है क्या, लेकिन हमने हमारे सीनियर से पूछा कि सर ये क्या है। हाँ। राणा सर से पूछा तो राणा सर ने बोला कि यार ऐसे जब इतनी फायरिंग हो रही थी ना, तो कोई पक्षी उड़ के आया होगा, अच्छा और अच्छा वो अच्छा। बीच में उसका बरस्ट लग गया होगा, और उसका ये टुकड़े होंगे ये बोला। टुकड़े हो गए। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े और पत्थर के साइड में देखा, तो उसने बोला मुकेश, और वो ऐसे करके बैठ गए। अच्छा। और पीछे हम थे। तो जैसे ही देखा मुकेश, तो मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन नहीं थी, पूरा इधर से गर्दन उड़ा हुआ, बाकी ब्लड चल रहा है, नब्ज चल रही, सब कुछ चल रहा है। अभी ये एकदम मेरे लिए एकदम वो था कि भाई दोस्त जिसके साथ में शाम के टाइम सोते थे, खाते पीते थे, वादे करते थे, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपना कोट निकाला और उसका गर्दन पर लगाया, जी। और इन्हीं हाथों के अंदर उसने आखिरी सांस ली, मतलब। तो मेरे लिए वो हादसा आज भी एक, जब भी याद करता हूँ तो एकदम ऐसे लगता है कि काश मैं उनकी जगह क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा एक जो अटूट बंधन था ना, वो बिल्कुल, ब्लड बिल्कुल। ग्रुप से भी बेटर था, मतलब। जी जी। मगर हम सैनिक हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मेरे को उनके साथ में भी जाने नहीं दिया कि भाई अगर एक लेयर चला गया, दूसरा तुम चले जाओगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा, जी। दूसरी तोप को कौन चलाएगा। मगर मुझे परमिशन मिली, जहाँ पर हमारा पार्थिव शरीर रखते हैं, जहाँ पर हमारी डेड बॉडियाँ रखते हैं, गुमरी मतियान के अंदर। जी। तो हम लोग शाम के टाइम 4-5 बजे वहाँ से निकले, रात को 11 बजे उनकी पार्थिव शरीर को हमने रखा। और वहाँ पर और भी डेड बॉडियाँ रखी थी जवानों की ना। जी। तो हमने फिर उनको देखना पड़ता है, भाई कोई सी की और भी तो गर्दन कटी हो, मेरा जवान कल पूछने लग जाए कौन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उनको निशान वगैरह देखे, और वहाँ पर जो अगरबत्ती वगैरह थी वो लगाई, और उनके पाँव को लास्ट प्रणाम किया, और कसम खाई कि तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। जरूर लेंगे। और फिर हम सवेरे सवेरे 8 बजे हम लोग वापस टाइगर हिल पर पहुँच गए। उसके बाद में हमने वहाँ पर उस दिन फायरिंग नहीं किया। अगले दिन फिर 3 दिन तक हम लोगों ने जी। लगातार भारी भरपूर सपोर्ट किया, और फिर टाइगर हिल के ऊपर अपना कब्जे में लिया, और वहाँ पर तिरंगा लहरा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। वेरी गुड। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि इस युद्ध के अंदर हमारे जो मुकेश सर मेरे परम मित्र थे वो चले गए हैं, और मेरे 2 साहब लोग थे, भंवर सिंह साहब था, उसके बाद में हमारे MDS हुसैन साहब थे। जी। तो ये हमारे साहब लोग भी इस युद्ध में चले गए हमारा साथ छोड़ करके। दुख बहुत है इस चीज़ का, क्योंकि आज भी भरपाई नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और बिल्कुल, अच्छे काम हमारे बटालियन ने ये किया कि हमें 10,000 मेरी बटालियन ने इस युद्ध के अंदर गोले फायर किए थे। वाह। वो बोलने में आसान लगता है, लेकिन वो हमें पता है कि हमने कैसे ये बिल्कुल, मकाम बिल्कुल। हासिल किया था। और इसी
कार्यक्रम को, इसी चीज़ को देखते हुए, इसी कार्य को देखते हुए हमारी बटालियन को कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारी बटालियन ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया था और 12 गैलेंट्री अवार्ड मेरी बटालियन को मिले। और आज मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी प्राउड है कि आज मैं एक उसका अभिन्न अंग था और हूँ, रहूँगा। ये चीज़ें गर्व की बात है। आज हम विजय दिवस भी मनाते हैं, जैसे आप बोलते हो कि अगला क्वेश्चन आप क्या है, यही है। मैं बोलता हूँ कि आज 26 जुलाई तो हम मनाते हैं, मगर उसके पीछे का जो दुख है ना, वो कोई नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 500 कुछ शहीदों का दुख कोई नहीं देखता है। 500 कुछ जो हमारे सैनिक चले गए थे, आज बहुत से टीवी के माध्यम में आज देखो जी, हज जो फॉर्मेलिटी, जो पर्दे के हीरो के बच्चों को आप दिखाते रहते हो कि देखो जी ये इसको ये हो गया, उसका ये हो गया, लेकिन आज भी इस चीज़ का दुख है मुझे कि हमारे जो सैनिक परिवारों के बच्चों को कभी भी ये नहीं दिखाते कि देखो जी 20 साल बाद इनके पिताजी ने शहादत दी थी, वो आज बच्चा वो क्या कर रहा है, मतलब जी बिल्कुल। तो उसके पीछे बहुत गम छुपा हुआ है। इस शहादत के पीछे, इस विजय के पीछे है ना, जो इतने जवानों की शहादत है, उसकी जो आत्माएं हैं उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। आज भी हम एक जश्न के तौर पर मनाते हैं कि हमने युद्ध लड़ा, ये करा, लेकिन आज भी उन परिवारों से कोई नहीं मिलता। बिल्कुल 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 सही बात है कि उनके दुख में कोई शामिल नहीं हो रहा है, और उन्होंने कुर्बानियाँ दे करके जो आपको खुशी दी है, उस खुशी को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, पर इनके दुख को भी तो कोई मनाए। नहीं नहीं, इस बात से। और एक ऐसा सवाल है कि सर, आपने ये 3 जो युद्ध लड़े, इनमें सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना, जैसे कि आपके पास में खाने के लिए बोलो या लड़ने के लिए, ये सब चीज़ों में कमी कब महसूस हुई ये तीनों युद्ध में? नहीं, युद्ध में मैं आपको ये बताता हूँ, सैनिक जो हम होते हैं ना, वॉलंटियर्स आते हैं। ये जो वर्दी पहन रखी है, ये वर्दी हमारी अंतरात्मा है। बिल्कुल। हमें कोई इन्विटेशन नहीं देता है। मैंने मेरा दादाजी से प्रण लिया था, उनकी छत्र छाया में मुझे बचपन से ही शौक था। मेरे कोई खानदान में फौजी नहीं है जी। और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आइकॉन मानता था। जी। मैं बोलता था ये वर्दी मैं पहनूंगा, तो मेरे दादा बोलते थे बेटा पहनना। तो मेरे दादा ने मेरे को हिम्मत दिया, और आजू बाजू में कोई भी सैनिक नहीं था, लेकिन मैं एक पहला आदमी हूँ जो भारतीय सेना के अंदर मैं भर्ती हुआ। और मैं हमेशा से बताता हूँ कि त्याग की भावना रहती है। जो आप बोले कमियां कभी नजर नहीं आती, कमियां हमारे अंदर रहती है कि हम गिनाते हैं। सैनिक कभी भी आपको कमियां नहीं गिनाएगा, कभी भी, क्योंकि हम लोग सैनिक है ना। युद्ध लड़ना एक अलग बात है, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, युद्ध लड़ना एक अलग बात होती है, मगर हर जो सैनिक रहता है ना, वो अपनी ड्यूटी एक युद्ध के माफी की देता है, चाहे वो पीछ में रहे, क्योंकि त्याग हर आदमी का बराबर, ट्रेनिंग हर आदमी करते हैं, बराबर रहती है वो सबकी जितने भी हैं। मगर ये हम लोगों ने बांट दिया है कि जी ये गैलेंट्री वार्ड है, उसकी शहादत ऐसे हुई है। सैनिक हमेशा अपना सर्वोत्तम देता है, जितना भी हो सकता है ना, सर्वोत्तम देता है। हम इस मातृभूमि, इस कर्म भूमि के लिए बिल्कुल तन मन से वो करते हैं। या तो सैनिक तिरंगा लहरा के आता है या तिरंगे के अंदर लिपट के आता है, मगर वो कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाता है। बिल्कुल। ये हम लोग सैनिकों सुना है 18 साल की उम्र में ही आप आर्मी में? हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि 18 साल की उम्र में ही, जिस टाइम आज तो टीवी का माध्यम हो गया, मोबाइल के अंदर हो गया, लेकिन हमें तो बिल्कुल, जब मैं स्टार्टिंग में महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि बन चुका है। जन्म, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, राजमहल में हुआ हो, वो आपके लिए मायने रखता नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने झुग्गी झोपड़ी में, आपकी क्या गलती है उसमें? अगर आपका राजमहल में, उसको आपका क्या दायित्व है कि आप बड़े आदमी? नहीं, आपके कर्म आपको महान बनाते हैं। तो मेरा ये जो कर्म भूमि नासिक बना, मैंने यही ट्रेनिंग किया था और यही मेरी कर्म भूमि बन गया है। तो आदमी की कर्म भूमि को याद रखना चाहिए। आज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जन्म से आपको कुछ नहीं होता। आपके अगर पीछे आपका बाप का नाम है, प्रॉपर्टी है, तो आपका उसमें क्या हिस्सेदारी है? आपने आपको अंदर झांकी कि मैं इस मातृभूमि के लिए क्या कर सकता हूँ, खुद क्या कर सकते, खुद अपना कर्म ऐसा बनाइए कि आपको, वो बोलते ना कि कर बुलंदी को इतना बुलंद कि आपके दुश्मन खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर बस। तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी बताइए रजा क्या है? रजा क्या है? तो रजा हमारी यही है, मेरी तो रजा यही है कि मैं जब भी जन्म लूँ, इस मातृभूमि पर लूँ और एक इंडियन आर्मी का एक सैनिक बनूँ। मेरी तो हमेशा यही रजा रहेगी। आज की युवा पीढ़ी, जो जवान बच्चे हैं, जो जवान लड़के हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि जवान बच्चों को भी ना, आज ट्विटर, फेसबुक के ऊपर तो मातृभूमि की सबसे याद आती है। आज देखिए आप, हर आदमी, हमारे जैसे आदमियों के हज़ारों आदमी फोटो तो खिंचवाते हैं, देखो जी उसके, लेकिन वो आइकॉन मानते हैं लेकिन बनना नहीं चाहते जी। हर आदमी, जैसे मेरे को लगा लोगे, बंदे बहुत हैं, आप जैसे बंदे और बुलाते हैं कि यार नायक दीपचंद को बुलाइए। नायक दीपचंद के साथ फोटो तो हज़ारों आदमी खिंचवाते हैं, मगर नायक दीपचंद बनना कोई नहीं चाहता कि नहीं यार इसका स्ट्रगल क्या है। आज हमने आज 50 साल की उम्र लगा दी हम लोगों ने इस चीज़ के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आज भी आगे भी इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, तो मैं आज की युवाओं को बोलता हूँ कि फेसबुक, ट्विटर को छोड़ करके सबसे पहले तो आप एक इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग करिए, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान की सेना है ना, वो हमारी ऑक्सीजन है, बाकी सब फैल है। मतलब जिस दिन ये ऑक्सीजन कमी होगी ना, उस दिन
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो आप अफगानिस्तान का हालत आप देख रहे हो। हाँ जी जी। तो आप अपने नौबत नहीं आएगी जब तक हमारे शरीर के अंदर सांसें हैं, चाहे भले कंडीशन कैसी हो। मगर मैं सभी युवाओं से ये बोलता हूँ कि जो हम लोगों ने जिसको गुलाम बना लिया है, मतलब हम लोगों को गुलाम किसने बनाया? मोबाइल ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ से बाहर निकलिए, रियल ज़िंदगी में आइए और आप ग्राउंड के अंदर मेहनत करके आज क्या हो रहा है, कितने लाइक मिले, कितना क्या मिला, इसके पीछे हम लोग घूम रहे हैं जी। लेकिन आज भी मैं बोलता हूँ, युद्ध लड़ा वो हमने 20 साल 22 साल पहले युद्ध लड़ा था। आज भी मैं सैनिक परिवारों से मिलता हूँ। आज भी यहाँ पर 32 परिवार है, अभी 36 हो गए हैं नासिक के अंदर। बहुत से आदमियों को पता नहीं, युवाओं को भी। तो आज मेरा यही है कि आज आप इंडियन आर्मी के सैनिकों का सम्मान करिए। जरूरी नहीं कि 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन। आज क्या हो रहा है, युवा क्या होता है, अभी आप लोगों के सामने हमारे जैसे सैनिक है, कोई नहीं पूछता। मगर शहादत हो जाती है तब हमारे जैसा कोई भी देशभक्त नहीं, हम झंडे डंडे लेके पहुंच जाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब, और हमें पता भी नहीं होता उसका नाम भी कि किस में गया किस में नहीं। लेकिन हमें तो देखो वो पार्थिव शरीर के ऊपर भी फोटो लेते हैं। तो ये बड़ा दुख आता है कि यार कम से कम उसकी लास्ट की जो विधि उसको तो सही से पूरा कर लेने दो। आप देखो न्यूज़ के माध्यम से भी कुछ अपने भाई भी ऐसे ही हैं कि जी उसकी बीवी को जाके पूछ लीजिए आपको कैसा लग रहा है, क्या लगेगा, तुम्हारे को पता चलेगा ना, तुम अपनी उंगली काट के बताइए तुम्हारे को कैसा लगेगा। तो बहुत सी चीज़ों को दुख होता है, ये चीज़ों से निकलना पड़ेगा हम लोगों ने। आज आप बताइए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तो हम हिंदुस्तानी थे, आज हम हिंदू मुसलमान के अंदर बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ों को हमने बहुत, ये जो बीज बोआ जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बीज बोआ जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक बीज है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए। वजह मजहब के लिए बांट देते हैं सब कुछ में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप अब्दुल हमीद को ले लीजिए, APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, आज उनकी जीवनी पढ़िए आप। उन्होंने आज जो मिसाइल हम चला रहे हैं वो APJ अब्दुल कलाम ने दी है। मैं बिल्कुल उनको आइकॉन मानता हूं। मैं हमारे विवेकानंद जी को आइकॉन मानता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आइकॉन, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। आप उनकी जीवनी पढ़िए और उनकी तरह बनने की कोशिश करिए। आज हम लोग बातें तो करते हैं, चाहे युवा पीढ़ी हो, आज देखो आप युवा पीढ़ी ये वो उसको ले आओ उसको ले आओ, बस देश के बारे में हम, मेरे को ये बताइए, आज हर आदमी ये बोलता है, युवा भी बोलते हैं कि उसको लेके आ जाओ। तो क्या हमारे अंदर क्या कमी, हम क्यों देश चला सकते? अपने आप को आप इतना असहाय क्यों समझ रहे हो? और मैं युवाओं से ये बोलता हूं कि आज जो देश चला रहे हैं वो IPS IAS अच्छे पत्रकार को लगा लो, अच्छे डॉक्टर लगा लो, अच्छे व्यक्ति लगा लो, वो देश को चला रहे हैं, न कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ विद्वान चला रहा है। नहीं, देश को आप खुद सोचिए कौन चला रहा है आपको। जो अर्थव्यवस्था हमारी, वो रीढ़ की हड्डी, ये चीज़ें हैं। और सैनिक हम लोग सबसे वफादार हैं। आज इस देश के अंदर अगर कोई सच्चा प्रेमी है वो है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। नो डाउट। तो उसको आप इज्जत करिए। युवाओं से मेरा यही है कि उनको आप इज्जत करिए, और हो सकता है तो आप इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होकर आइए, चाहे सैनिक के रूप में आइए, चाहे ऑफिसर के रूप में आइए। सैनिक हमेशा देश के लिए बिल्कुल लास्ट तक, जब तक उसकी सांसें चलेगी तब तक देश के लिए वो अपना त्याग देता रहेगा। आपके कारगिल के युद्ध के ऊपर तो मेरे को एक शेर ऐसा याद आया कि लड़ते हैं ये गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तीव्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे ऑफिस में आए, गणपति बापा की आरती की, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ये तो सर आपका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैक्सिमम ना मैं आपके माध्यम से एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि आज हर चीज़ के लिए सैनिक आगे रखते हैं हम लोग, बाढ़ आ जाए ये आ जाए, मगर ऐसे प्रोग्राम के लिए कोई नहीं बुलाता। हमारी भावना को बहुत आदमी नहीं समझते। तो हमेशा मेरा यही है। और एक जो आपने दोहा बोला तो मुझे याद आई है कि जब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि चाहे हाथ पाँव हो ना हो, क्या बात है, चाहे हाथ पाँव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी हैं। चाहे हाथ पाँव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। सर जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, थैंक यू।